Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम सर। ओके सर, खुदा हाफिज। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था दैट वाज, मैं शो कर देता हूँ आपको खोल के, दैट वाज बेसिकली दी एसिडिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें इंडिकेटर्स पर पढ़ी थी। देन वी स्टार्टेड विद टाइट्रेशन कर्व और टाइट्रेशन कर्व्स को आज हमने कंप्लीट करना है। सर स्टार्ट नहीं किया था ट्रेडिशन कर। मैं वही टाइट्रेशन कर्व से ही बात शुरू करूंगा। बिल्कुल, मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि टाइट्रेशन कर्व बिल्कुल मैंने स्टार्ट नहीं किया था। वी हैव टू स्टार्ट नाउ। ओके जी, तो students, this was exactly what we have discussed about the acidity और उसके structure से, what is the effect of structure on the acidity strength पर। and then हम लोगों ने कुछ links इसके डिस्कस किए थे, Ka और pKa वगैरह वाले डाइकार्बोक्सिलिक का मसला डिस्कस किया था, और ये हमने कुछ उसके बारे में लर्निंग की थी इन द लास्ट क्लास। और उसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था, और इंडिकेटर्स में हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी कि इंडिकेटर्स इस तरीके से, ये दिस वाज एक्चुअली द थिंग, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और वो अपना कलर चेंज कब करते हैं, और उसके इक्विलिब्रियम में क्या प्रॉब्लम आती है जो वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो और कुछ नॉर्मली इंडिकेटर्स पढ़े थे हमने, जिनको मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि फिनोल्फथलीन जो कि 8 to 10 रेंज में कलर चेंज करता है अपना, कलरलेस और पिंक, इसके दो कलर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज 3 to 5 की रेंज में कलर चेंज करता है, और इसके जो दोनों कलर्स हैं वो हैं रेड और येलो। ब्रोमोथाइमोल ब्लू changes its color from yellow to blue in the range of 6.5 to 7.5। ये इंडिकेटर्स थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नाउ वी हैव joining. Now we have
द नेक्स्ट थिंग विच इज टाइट्रेशन कर्व्स, जो कि हमने आज स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, टाइट्रेशन में मैंने आपको जो दो चीजें कल लास्ट क्लास में अपनी कल लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और क्लियर की थी, पहले मैं वो रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक एंड पॉइंट और एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में फर्क है, और वो क्या फर्क था कि एंड पॉइंट उस इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एसिड और अल्कली को कहते हैं जो कि एक दूसरे को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए चाहिए। इसीलिए नॉर्मली एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि द ब्यूरेट रीडिंग which is just used to neutralize your content in the conical flask. तो वो burette reading is the end point. और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 7 pH को कहते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो 7 pH पर ही कलर चेंज आए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी कि फेनोक्सिलीन का कलर चेंज 8 to 10 की रेंज में आता है। तो अगर मैं मीन पॉइंट देखूं इसका, तो मीन पॉइंट है इसका 8 to 10 का मीन होता है 9, तो यूं समझो 9 pH पर कलर चेंज होगा। अब सोचो 9 pH तो न्यूट्रल pH नहीं है, 7 pH नहीं है, तो इसीलिए एंड पॉइंट may not be arriving या coming at 7 pH। 7 pH पे आ भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, बस समझाने का मतलब ये एंड पॉइंट का। अब टाइट्रेशन कर्व्स का मतलब ये होता है कि जाहिर है जब आप कंटेंट आपने कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लिया है और फिर आप उसमें इंडिकेटर डाल के और ब्यूरेट से अल्कली ऐड कर रहे हो, तो पीएच में कुछ ना कुछ चेंज आता जा रहा होगा विद योर कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ अल्कली फ्रॉम द ब्यूरेट। पीएच में कुछ कंटिन्यूअस चेंज आता जा रहा होगा। नाउ द कंटिन्यूअस चेंज कमिंग इन द पीएच इज मॉनिटर्ड। अब वो मॉनिटर कैसे कर सकते हैं आप? डिजिटल पीएच मीटर भी आते हैं, और वैसे भी आप मेजर कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में अगर आपने अपना पीएच मीटर डाल दिया और फिर आपने डिजिटल मीटर पे देखते जा रहे हैं रीडिंग क्या चल रही है, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर एडिंग ब्यूरेट से योर अल्कली। तो ब्यूरेट से अल्कली तो आप ऐड जब तक करते रहोगे जब तक कलर चेंज ना दिख जाए सॉल्यूशन, और पीएच मीटर आपको कंटिन्यूअसली अपनी पीएच चेंज होती हुई दिखाता रहेगा कि जी ये इस वक्त सॉल्यूशन की पीएच ये है, ये यूं चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेजर करते हैं कि पीएच क्या चल रही है ड्यूरिंग योर टाइट्रेशन। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफ की सेंस में प्लॉट करूंगा तो ऑफ कोर्स इन तीन चीजों में से कोई एक चीज मुझे कांस्टेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद दो चीजें प्लॉट होंगी। अब सोचो चेंज क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है इन द पीएच। तो पीएच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैं क्या रखूंगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो अपना वॉल्यूम ऑफ अल्कली रखूंगा या वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द ब्यूरेट रखूंगा जो कि मैं ब्यूरेट से ऐड कर रहा हूं। मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब ब्यूरेट से सॉल्यूशन ऐड किया, क्या पीएच का चेंज आया? रिकॉर्ड कर लिया। फिर अगला 5 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, फिर क्या चेंज आया? रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरीके से करते करते मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू चेक करता रहूंगा कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि पीएच क्या आती जा रही है। द वर्ड्स आई एम यूजिंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको पेपर 5 में समझ आएंगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा पेपर 5 कि क्या थे वर्ड्स और ये कैसे यहाँ पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उसमें ये चीजें सारी पूछी जाती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? एक चीज कांस्टेंट कर दी, और वो क्या कांस्टेंट कर दी? हमने कहा जी कंटेंट इन द कॉनिकल फ्लास्क का जो वॉल्यूम था इनिशियली उसे कांस्टेंट कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने एसिड लिया कॉनिकल फ्लास्क में, और वो मैंने एसिड कितना लिया? 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो नाउ दिस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये 25 ही रहेगा। लेकिन जो ब्यूरेट से अब मैं चीज ऐड करने लगा हूं 5-5 करके पोर्शंस में, तो ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ऐड करता जाऊंगा और पीएच चेक कर दो, जो उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ को। इसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एक टाइट्रेशन कर्व नहीं है, एक से ज्यादा टाइट्रेशन कर्व है। क्यों? आइए जरा समझते हैं इस बात को। डू यू थिंक कि टाइट्रेशन जो होती है वो हमेशा एक जैसी होती है? हर दफा एक जैसी टाइट्रेशन होती है? यानी कि द थिंग्स विच यू आर यूजिंग टाइट्रेशन में दे आर सेम? Yes, they are same in terms of the pH के जी। एक चीज होगी जिसकी एसिडिक पीएच होगी यानी एसिड होगा, एक चीज होगी जिसकी बेसिक पीएच होगी यानी कि अल्कली होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि उन दोनों की जो
एसिडिटी या अल्कलिनिटी है वो बराबर हो। इन अदर वर्ड्स, क्या एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या बेस या अल्कली हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली? नहीं। नाउ द कॉम्बिनेशंस इंक्रीजेस इन दिस वे। कैसे? कि अगर मैं टाइट्रेशन करने बैठा स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो मैं टाइट्रेशन कर सकता हूं स्ट्रॉन्ग अल्कली से या फिर वीक अल्कली से। अगर मैं वीक अल्कली वीक एसिड की टाइट्रेशन करने बैठा तो भी मेरे पास कॉम्बिनेशन है, या तो मैं स्ट्रॉन्ग अल्कली या फिर वीक अल्कली से टाइट्रेट करूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस तो मिनिमम बनेंगे। एक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तीसरा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथा, वीक एसिड वीक बेस। सही है, ये 4 कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, अब मैं पहले यहाँ पे ये बात लिख दूं जो मैंने अभी तक कही है, उसके बाद मैं आता हूं इसकी डिटेल पर। मैंने आपसे कहा टाइट्रेशन कर्व्स में titration could be different in terms of strength of acid or alkali used। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अल्कली जो आप यूज करें उसके टर्म्स में ये डिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिफर कर रहे हैं, अब आइए जरा इस पर बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कॉम्बिनेशंस क्यों हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एल्कली। तीसरा, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली। और चौथा हो सकता है वीक एसिड वर्सेस वीक एल्कली। अच्छा, वीक एसिड वर्सेस वीक एल्कली आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, 3 केसेस हम लोगों ने डिस्कस करने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब एक हिंट छोटी सी बता रहा हूं। पहले हिंट ऑफ पीएच चेंज आपने याद रखनी है, जो मैं हिंट दे रहा हूं हिंट, और उसके बाद आपने टाइट्रेशन कर्व्स पर बात करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हिंट क्या है? हिंट ये है कि पीएच का जो स्केल है, ठीक है, उस पीएच के स्केल में 0 से 14 तक की जो नंबरिंग है उसमें 0 से 14 यानी 1 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें आपने जो याद रखना है वो है 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज आप कौन सी इसमें याद रखेंगे? वो 4 वैल्यूज होंगी, 1 3, हाईलाइट कर देते हैं, एक वैल्यू होगी इसमें से 3, एक होगी 5, एक होगी 8,
और 11। टेन भी ले सकते हैं आप, 11 भी ले सकते हैं। इट्स नॉर्मली 10 to 11। ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड आप रुकिएगा। सर जी बेटा बोलो। मैं थोड़ा जल्दी लीव कर सकता हूँ? थोड़ा जल्दी लीव कर सकते हैं, क्या रीजन? स्कूल जा रहा हूँ। भूल जाना। अपने ये नॉर्थ नेल जा रहा हूँ स्कूल, यहाँ पे। क्यों, खैरियत? क्या काम है स्कूल में इस वक्त, क्या काम? उन्हें बताना है कि आपने अनफेयर किया है, ताकि थोड़ी उन्हें अकल आए। क्या किया? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हो? क्या, क्यों जाना है तुम्हें? वो बात करनी थी मिस शबनम वगैरह से। अच्छा अच्छा, खैर हो गई, ठीक है, तो आप चले जाओ। ये मैं टाइट्रेशन कर्व्स खत्म कर दूं, उसके बाद मेरा मेन काम आज की क्लास का जो मेरा टारगेट है मुझे वो पूरा करना है। टाइट्रेशन कर्व वो कंप्लीट कर दूं, उसके बाद छोड़ दूंगा। अगर वो जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी इन द सेंस के मे बी 3:30 तक ही हो जाए, हो सकता है देर हो जाए, थोड़ी सी ऊपर भी चला जाए, हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, जितने बजे भी खत्म होगा बस चले जाए। ठीक है, आप करा लें, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जो मैंने आपको चीज सिखाई है और जो मैंने आपको चीज बताई है वो ये है कि पीएच के स्केल में ये 4 वैल्यूज अपने बस दिमाग में याद रख लो कि ये 4 वैल्यूज जो है 3, 5, 8 और 11। अब तुम्हें ये हेल्प कैसे करेगा? ये हेल्प ऐसे करेगा कि देखो, जब तुम बात करते हो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग अल्कली की, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग अल्कली का जो एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट किसे कहता है? याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था वो पॉइंट जिसमें एसिड और अल्कली का इक्विवेलेंट अमाउंट रिएक्ट कर गया, उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट। तो जो एंड पॉइंट आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली का, वो आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग पीएच से और वीकेस्ट पीएच तक यानी कि एक्सट्रीम राइट, यानी कि समवेयर इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। एक ये और एक ये, यानी कि इनका जो एंड पॉइंट आएगा वो इसके दरमियान आएगा, और इसके दरमियान जो वैल्यू बनती है हमारी वो बनती है 7। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली का जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है उसकी रेंज होती है 3 to 11, और उस 3 to 11 का भी अगर मीन पॉइंट देखा जाए तो वो मीन पॉइंट बनता है 7। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब अगर मैं वीक अल्कली कर दूं, एसिड तो वही रहा, अल्कली को मैंने वीक कर दिया, तो सोचो वीक का मतलब क्या हो गया? वीक का मतलब ये हो गया राइट से थोड़ा सा और वीक है, और एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसी 3 पे रहा। ठीक है, तो ये जो मेरा अब केस बना वो बना 3 से लेकर और 8 तक, सही है, और 3 से 8 तक का जो एंड पॉइंट आता है इसकी रेंज हमारे पास होती है मीन। 3 to 8 की जो रेंज होती है इसको मीन हम लोग कहते हैं 5, सही है, 5 और 6 भी कह सकते हो, लेकिन ये है कि नॉर्मली वी एज्यूम कि ये 5 तक आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक रेंज में रहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अब तीसरा केस जो हमने पढ़ा है, तीसरा केस है वीक एसिड का। तो वीक एसिड के केस में, वीक एसिड का मतलब है स्टार्टिंग पीएच किधर से हमारी एंड पॉइंट की हमें मिलेगी, रफली फ्रॉम 5, और स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब है टिल 11। तो ये जो हमारे पास एंड पॉइंट की रेंज आएगी ये हमारे पास 3 to 11 आएगी, जिसका नॉर्मली
जो रेंज में वो आता है 8। बात समझ आ रही? तो ये हमारे पास ये हिंट है याद रखने की कि इसको याद कैसे रखा जाए कि ये 3 to 11 है, ये 3 to 8 है, ये 5 to 11 है। कौन कौन से? इन सारे कॉम्बिनेशन के। सही है। ऑफ कोर्स अगर वीक एसिड वीक अल्कली होता तो वो 5 to 8 होता, लेकिन ये कि फिलहाल वो आपके कोर्स में, क्योंकि उसमें वेरिएशंस बहुत हैं, तो वो आपके कोर्स में उन्होंने इतनी डिटेल से डिस्कस किया है, उन्होंने निकाल दिया। पहले था डबल एसिड वाला भी था, याद रहे, वो भी निकाल दिया। बहरहाल आसान करते जा रहे हैं, हलवा करते जा रहे हैं तुम्हारे कोर्स है। यहां से अब हम शुरू करते हैं अपना टाइट्रेशन कर्व। सही है। पहले मैं अपना टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ कर रहा हूं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली का केस कुछ यूं है कि सर 1 मिनट ऊपर करिएगा। जी थैंक यू। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली का केस कुछ यूं है। पहले तो इसमें मैं लाइन बना देता हूं। यहाँ पर pH मेंशन कर देते हैं। y एक्सिस पे याद रहे मैंने कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल आता है विच इज pH, और x एक्सिस पे वो वॉल्यूम है चीज का जो आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो। अब जाहिर है ब्यूरेट से आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, या तो वो अल्कली हो सकती है या वो एसिड हो सकता है। आई एम अज्यूमिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस आई एम अज्यूमिंग कि मैंने कॉनिकल फ्लास्क में एसिड रखा हुआ है और मैं ब्यूरेट से अल्कली डाल रहा हूँ। ठीक है। तो अगर अल्कली डाल रहा हूं तो जाहिर है यहां पर लिख देता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ alkali added। अब इस वॉल्यूम ऑफ अल्कली के केस में एक छोटा सा पॉइंट जो है वो ये है कि मैं मार्क कर देता हूं, ये है 0 जाहिर है दोनों एक्सिस पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड समवेयर। और pH के स्केल पर ये है 0, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। अच्छा जी, अब बताइए कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिख रखा था। कॉनिकल फ्लास्क में जाहिर है फ्रॉम दिस पॉइंट जो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है कि अल्कली ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब है कॉनिकल फ्लास्क में ओरिजिनली क्या था, एसिड। और एसिड किस लेवल का है, एसिड है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कहां से शुरू होती है, रफली फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी 1 या 2 समवेयर से शुरू हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सही है। अच्छा, और जैसे जैसे मैं एसिड ऐड करता जाऊंगा, अल्कली ऐड करता जाऊंगा, तो होता क्या जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होती जाएगी और पीएच हल्की 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 सी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर क्यूब पर प्यूरी न्यूट्रलाइजेशन हो गई, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब पर देयर विल बी अ ह्यूज राइज। सही है, जो कि कहां तक आएगा, ह्यूज राइज कहां तक आएगा, ह्यूज राइज आएगा यहां तक। और फिर उसके बाद अगला एक भी ड्रॉप अगर 30 के बाद मैं डालता हूं तो वो उसकी पीएच क्या कर देगा, अल्कलाइन। और वो अल्कलाइन पीएच कहां तक जाएगी, यूं जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये जो मेनली हमारे पास पॉइंट्स है, मेनली पॉइंट्स है, वो क्या है, वो ये है कि मैंने जो ऊपर अभी आपको हिंट दिखाई थी याद रखने की, मैंने कहा था 3 से 11 तक इसका एंड पॉइंट रेंज होता है। तो आप यहां पर जो वर्टिकल लाइन खड़ी कर रहे हैं वो कहां से कहां तक खड़ी कर रहे हैं, यू कैन सी 11 तक, कहां से, तकरीबन 3 से। ठीक है। तो दिस 3 to 11 is the end point range। ये मैं माफ कर देता हूं यहां पे,
ये 3 to 11, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस एंड पॉइंट की रेंज है। और अगर मैं इसका भी बिल्कुल मीन निकालूंगा तो मीन मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट विच इज एग्जैक्टली कमिंग किधर, एट 7 pH। सही। इसी चीज को अगर मैं वाइस वर्सा करके प्लॉट करूं, वाइस वर्सा कैसे, कि फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रॉन्ग अल्कली मैंने ले ली कॉनिकल फ्लास्क में, और अब मैं वीक एसिड ले रहा हूं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं इन द ब्यूरेट, तो यही ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां से शुरू होगा और यहां खत्म होगा। सही है। जब कब, जब मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड कराऊं, क्योंकि आप अल्कलाइन पीएच से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल 11, 12, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 और 0, इस तरीके से। यहां तक क्लियर होगी मेरी बात? ये पॉइंट थोड़ी सी ऊपर रह गई, इसको यू बना लें। सही। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये उस केस में होगा जब आप कहां, यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड एडेड। ठीक है। एंड पॉइंट रेंज वही 3 to 11। ठीक है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, इज दैट ओके? अभी मैं आऊंगा इसके सूटेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर पर। अब मैं आता हूं दूसरे केस पर। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब मैं आता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एल्कली पर। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एल्कली के केस में फिर वही बात, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर, और सॉरी वाई एक्सिस पर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर। हमें क्या करना है, अच्छा यहां पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड। ये आ गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, अगर मैं तुम्हें ऊपर वाले ग्राफ से देख के मैंने पूछा कि एंड पॉइंट कहाँ है, तो याद है मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था वॉल्यूम जो ब्यूरेट से आप यूज्ड अप होता है उसको कहते हो एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट की रेंज थी 3 to 11 जो मैंने यहाँ पे लिखी, एंड पॉइंट रेंज 3 to 11, एंड पॉइंट रेंज 11 है, और एंड पॉइंट कितना है, एंड पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर क्यूब जो यहां पर मैंने बनाया, इस पे लाइन सीधी स्ट्रेट हुई है, दैट इज एंड पॉइंट। याद रहे, ये नहीं बोलना।
अब आते हैं जरा इस पर। अब इस पर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 30 पर ही मैं एंड पॉइंट ले लूंगा। एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पे मैंने क्या मार्क करवाया है? स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने ऊपर लिखवाया है कि पीएच कहां से शुरू होती है? एंड पॉइंट की 3 से। और वीक अल्कली का मतलब ये है पीएच खत्म कहां होगी एंड पॉइंट की? तकरीबन 8 पर। तो 3 to 8 हमारे पास सीधी लाइन आएगी। अगर मैं एंड पॉइंट 30 पे ले रहा हूं तो 3 ये रहा और 8 ये रहा। सही है। अब क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो शुरू कहां से होगा? ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड 1 पीएच रफली कहीं से शुरू होगा। बात समझ रहे? और वीक अल्कली है तो वीक अल्कली कहां तक जाएगी? तकरीबन 11 तक, क्योंकि 13, 14, 12 ये जो है स्ट्रॉन्ग है। तो वीक अल्कली कहां तक जाएगी? तकरीबन यहां तक। तो मैं यहां तक मार्क कर दूं। कर्व बन गया। और याद रहे इसमें एक पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये कि स्ट्रॉन्ग चीज की लाइन हमेशा सीधी रहेगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लाइन सीधी, तो ये लाइन भी जाहिर है ये तो सीधी रहेगी, इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। वीक की लाइन थोड़ी सी कर्व में बनती है। वीक की लाइन थोड़ी सी कर्व में बनती है। कोई रीजन बता देगा क्यों? एनीवन हु कैन प्रेडिक्ट क्यों कर्व बनता है? सीधी लाइन क्यों नहीं रहती इसकी? स्ट्रेट राइज क्यों नहीं आ रहा? इसका आंसर बेटा ये है कि इसकी डेफिनेशन कहती है, वीक की डेफिनेशन कहती है, वीक का मतलब ये होता है पार्शियल आयोनाइजेशन। और पार्शियल आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है थोड़ा सा टूटेगा, आयोनाइज होगा, और थोड़ा सा टूटेगा नहीं, यानी आयोनाइज नहीं होगा। तो अगर तो मैं यूज्ड अप करवाने लगा हूं तो कभी भी सीधी लाइन नहीं आएगी, रादर या तो यूं थोड़ा सा या फिर यूं थोड़ा सा कर्व आएगा। पता नहीं किस वक्त में वो कितना टूट रहा है, नहीं आइडिया। सही है। इसीलिए वीक वाले को हमेशा कर्व में बनाओगे। अभी तक की तारीख में जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें उन्होंने इस बात को पीनलाइज नहीं किया है कि आपने कर्व रखा है थोड़ा बहुत या नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है कि खत्म कहां हो रहा है ग्राफ, शुरू कहां से हो रहा है ग्राफ, और सीधी लाइन कहां पे आपने बनाई है, यानी कि एंड पॉइंट की रेंज पर बात हुई है। लेकिन इस पर बात नहीं हुई कि लाइंस को कर्व रखना है कि स्ट्रेट रखना है। इस पर बात अभी तक पेनलाइजेशन उनकी नहीं है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कर्व आएगा फॉर द केसेस ऑफ वीक, या वो एसिड हो या वो अल्कली हो। ठीक है। अब यहां पर जो एंड पॉइंट की रेंज आ रही है मेरी, वो क्या आ रही है? एंड पॉइंट की रेंज आ रही है मेरी 3 से लेकर 8 तक। तो ये 8 से लेकर 3 तक ये मेरी एंड पॉइंट की रेंज। सही है। अब इसका मीन देख लो क्या आएगा। इसका मीन आएगा तकरीबन 5 और 6 के दरमियान समवेयर। ठीक है। सही है। अच्छा, अब ये पॉइंट लिख देता हूं। एंड पॉइंट pH range is 3 to 8। अच्छा जी, अब आते हैं जरा ये इस कर्व में, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली पे आ जाऊं। अगर किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ, और नहीं है तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली पे आ जाऊं। ओके। थर्ड केस है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग अल्कली के केस में। सबसे पहले तो मैं एक्सेस ड्रॉ कर लूं।
ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडिड। अच्छा जी, अब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और मैंने रेंज क्या बताई है, इसकी रेंज होती है वीक एसिड की शुरू 5 से, और स्ट्रॉन्ग अल्कली की रेंज कहां तक होती है 11 तक। इसका मतलब ये 5 to 11 स्ट्रेट लाइन होगी। क्या बना देते हैं आप, 5 रफली ये रहा, 5 11 ये रहा। अब अल्कली तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये तकरीबन 13 pH तक जाएगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस के बारे में मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ये भी इधर आ गई, ये भी अपना केस अपना पूरा हो गया। एसिड क्या है, वीक है। अब वीक एसिड की पीएच क्या होती है 3-4 समवेयर, तो हम इसको 3-4 तक ही रखेंगे, लेकिन अब इसकी लाइन कैसे आएगी, कर्व में। सही है, तो अब कर्व यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 के दरमियान से कर्व बनाता हूं, कुछ यूं बनेगा। ठीक है, एंड पॉइंट की रेंज आ गई 11 से 5। नहीं कर सकता है कितना अच्छा लगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी कि ये जो हमारे पास pH की रेंज होगी फॉर दिस एंड पॉइंट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली वो होगी 5 to 11। अच्छा, अब इसका 5 to 11 का बिल्कुल फाइव टू 11 का अगर मैं बिल्कुल मिड पॉइंट देखूं तो कहां आएगा? आएगा बिल्कुल दरमियान, रफली 8 पर। सही है, तो एंड पॉइंट रेंज फाइव टू 11 है, और ये वॉल्यूम एंड पॉइंट का है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात, बाकी सारे ग्राफ में ये नहीं होता, लेकिन इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस ग्राफ में एम्बेडेड है। ठीक है, और वो बात आपको कैलकुलेशन में अक्सर पेपर 5 में दी जाती है, और वो हिंट ये है कि इस केस में, मैं इस पर्टिकुलर केस की एग्जांपल बताता हूं जो मैंने इस वक्त सामने आपके ड्रॉ किया है, कि इसमें मैंने न्यूट्रलाइजेशन यानी कि एंड पॉइंट जो रेंज दी है आपको वो है 5 to 11, जो कि कब है? जब वॉल्यूम 30 यूज हुआ है। इसका मतलब है द टोटल वॉल्यूम ऑफ अल्कली रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड वो है 30। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कब होगा सर? वो होगा 15 पर, क्योंकि 30 इज द टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन कब हुई होगी? हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी 15 पर। सही है, तो मैं यहां पर ये पॉइंट मेंशन कर रहा हूं कि नीचे मेंशन कर देता हूं 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कली फॉर कंप्लीट रिएक्शन या एंड पॉइंट। सही है, और हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट will reach at 15 cm cube। ऑफ कोर्स हाफ की बात करी, ठीक है। तो ये जो 15 की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर जो भी मेरे पास pH आ रही होगी सॉल्यूशन की, that pH will be equals to the pKa of acid used। ये जो pH होती है कब? जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 15। मैं यहां पे 15, दिस इज द हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। इसको हाईलाइट करूं, 15 is the half neutralization point। इस पर जो pH होती है वो किसके बराबर होती है? pKa के बराबर होती है, जो एसिड यूज हुआ है इसके। ये पेपर 5 में बहुत इस्तेमाल होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछेगा। ठीक है,
ये हिंट है। अच्छा अब आइए जरा अब इन इंडिकेटर्स के ऊपर बात करते हैं कि जो इन टाइट्रेशंस के लिए सजेस्टेड है। ये हमें कैसे पता चलता है कि किस टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर सजेस्टेड है? ये हमें पता चलता है बाय लुकिंग एट द एंड पॉइंट रेंज। आप एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। पहला वाला यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग अल्कली वाला जो मैंने केस बताया है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के केस में जो मेरे पास इस वक्त इंडिकेटर्स की रेंज होगी वो क्या होगी? वो ऐसी होगी जो कि 7 मिड पॉइंट दे रही हो। पहली बात, या तो 7 के 19-20 ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या इस पर्टिकुलर केस में जो इस वक्त ड्रॉन है सामने आपके 7 एंड पॉइंट की मीन पॉइंट्स दे रही हो, या फिर 3 to 11 में कहीं भी आ रही हो। सही है। तो अगर मैं इंडिकेटर्स को देखूं, जो गिवन इंडिकेटर्स मेरे पास हैं फिलहाल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इस वक्त वो इंडिकेटर्स से एग्जांपल सिखा रहा हूं आपको। 7 आ रहा है इस केस में, जो मीन पॉइंट आ रहा है 7 वो कहां आ रहा है? इस केस में 6.5 इसका लोअर एंड है और 7.5 इसका अपर एंड है। तो मीन क्या हो गया? 7। जो 7 आएगा वो इसकी रेंज में आएगा। तो अगर तो मुझसे इन 3 अवेलेबल इंडिकेटर्स में से कोई इंडिकेटर पूछा जाए इस टाइट्रेशन के लिए कौन सा सजेस्टेड है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए, तो मैं क्या कहूंगा? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। अच्छा बेटा अब एक मिनट, मैं जरा ये क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लूं, उसके बाद आता हूं अपने इस पॉइंट पर। क्वेश्चन मेरे पास कुछ यूं है कि कर्व क्यों है? पहला सवाल है मुझसे कि सर ये जो नीचे वाला केस है इसमें कर्व क्यों है? देखो स्ट्रॉन्ग अल्कली वाले केस में मैंने कर्व नहीं बनाया, अल्कली वाले पार्ट पर ये देखो, ऊपर वाले पार्ट को देखो, इसको देखो, ये सीधी लाइन है, मैंने इसको कर्व नहीं किया कहीं भी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो? अगर वीक होता तो मैं कर्व करता, जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में देखो, ये वीक एसिड है, मैंने इसको कर्व किया है, वीक अल्कली, सॉरी वीक अल्कली है, मैंने इसको कर्व किया। हाँ समझ रहे? तो जो चीज वीक होती है सिर्फ उसके लिए कर्व है और बाकी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, एक सवाल हो गया। जी जनाब। हाँ, फर्स्ट लाइन इज फॉर एसिड, ऑफ कोर्स पीएच से देखो ना, तुम पीएच कहां से शुरू कर रहे हो? आपने मैंने अभी जितनी भी एग्जांपल्स यहाँ पे ड्रॉ करी हैं उसमें मैंने कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लिया है, तो ग्राफ शुरू कहां से होगा? एसिडिक रेंज से। तो इसीलिए ग्राफ नीचे से शुरू हुआ है, 0 1 2 3 4 यहीं से कहीं से शुरू हुआ है, क्यों? क्योंकि वो एसिडिक पार्ट है। ठीक है, और जब टाइट्रेशन खत्म हुई है तो क्या चीज ज्यादा हो गई है? वो चीज जो ब्यूरेट में, और ब्यूरेट में क्या है? अल्कली। तो अल्कली की तरफ वो जा रहा है। हाँ, अब यही पॉइंट बेटा यूं भी समझ लो, एक मिनट मैं बता दूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक मिनट रुको, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो खत्म हो रहा है ये अल्कली पे खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर एक्स एक्सिस पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड, यानी कि ब्यूरेट में अल्कली है। लेकिन अगर मैं ये दिखाऊं आपको कि ये देखिए पीछे मैंने ऊपर एक ग्राफ ऐसा भी ड्रॉ किया है, ये वाला, कि जिसमें मैंने ओरिजिनली अल्कली ले ली कॉनिकल फ्लास्क में और फिर ब्यूरेट से मैं एसिड गिरा रहा हूं, तो मैंने देखो पीएच कहां से शुरू करी है? अल्कली से, और फिर जैसे जैसे मैंने एसिड गिराया पीएच कहां तक आ गई? एसिडिक तक आ। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, ये तो एक आंसर हो गया। ओके, अब दूसरा मसला, दूसरा मेरे पास सवाल है कि सर एक दफा पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बता दें। मैं बिल्कुल बता देता हूँ, एंड पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन की। दूसरा इसमें हमारे पास मसला है सर एंड पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बिल्कुल बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये मैं पिछली क्लास में जाता हूँ जरा, इंडिकेटर्स, और यहाँ पर ये देखो, ये मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन, जरा देखो, ये मैंने लिखी है, क्या लिखी हुई है देख लो। मैंने लिखा है कि एंड पॉइंट वो पॉइंट है जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज दे रहा हो। सही है, और इंडिकेटर अपना चेंज कलर कब देगा? जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो।
ठीक है, तो एंड पॉइंट हमें रिएक्शन कंप्लीशन के बारे में बताता है कि जी टाइट्रेशन पूरी हो गई है। अगर टाइट्रेशन पूरी हो गई है तो उस वक्त अगर कलर चेंज देखा जाए तो जो मिल रहा है उस कलर चेंज वाले पॉइंट पर 7 pH होना जरूरी नहीं है। और ये हमें कैसे पता है कि फॉर एग्जांपल मैं फिनोफ्थलीन की बात कर रहा हूं, इंडिकेटर के तौर पे यूज हुआ है, तो वो अपना कलर चेंज अल्कलाइन कलर कब देना शुरू करेगा? जब pH 9 से ऊपर चलेगी, क्योंकि उसकी pH की जो लिमिटेशन है कलर चेंज की वो है ही यही कि 8 से 10 तक वो चेंज देता है। तो 7 pH पर तो वो कलरलेस ही रहेगा, 7 क्या 8 pH पर भी वो कलरलेस रहेगा। वो तो 9 और 10 pH पर जब पहुंचेगा तब उसका कलर चेंज आना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंड पॉइंट पर 7 pH होना जरूरी नहीं है। एंड पॉइंट इज जस्ट शोइंग अस के अल्कली किस वॉल्यूम तक यूज हुई है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये तो हो गया एंड पॉइंट। अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है कि जब pH 7 हो, एग्जैक्टली उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। लेकिन यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है ये इतनी डिफरेंस से आप लोगों के कोर्स में पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन बहरहाल ये आपको एंड पॉइंट का पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं। अब जो दूसरी चीज मेरे पास है ये आपको होपफुली समझ आ गया। अब मैं आता हूं अपने टाइट्रेशन कर्व में, ठीक है, वापसी। सही है बेटा, तो मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया। आई होप देयर इज नो मोर क्वेश्चन। यस, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब देखो, अब आगे हमारे पास आ रही है चीज जो मैंने आपको बताई कि इंडिकेटर सजेस्ट करना है। और इंडिकेटर्स की सजेशन में कैसे निकाल रहा हूं कि मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जी 3 से 11 pH की रेंज आ रही है, जो एंड पॉइंट की रेंज आ रही है। मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, 3 से 11 इस pH इस ग्राफ की बात कर रहा हूं। 3 से 11 इसकी रेंज है जिस पे ये कलर चेंज करता है। ठीक है, अब अगर 3 से 11 पर ये कलर चेंज करता है तो इसकी मीन वैल्यू है 7। तो इंडिकेटर्स अगर मैंने आपको ये 3 दिए हैं, सिर्फ ये 3 इंडिकेटर दिए हैं, तो इसमें 7 pH पर कलर चेंज एग्जैक्टली करता हुआ मुझे कौन सा दिख रहा है? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इसीलिए इस टाइट्रेशन के लिए जो मेरे पास सजेस्टेड इंडिकेटर है वो क्या है? सजेस्टेड इंडिकेटर अमंग्स द इंडिकेटर आई हैव गिवन यू, सजेस्टेड इंडिकेटर इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये मैं यहां पे इसके ऊपर लिख देता हूं। अच्छा जी, अब आइए दूसरे वाले केस पर। 3 to 8 की रेंज है, ये रहे इंडिकेटर्स, और 5 मीन है। पिक करके बता सकते हो? हाँ भाई, बताएगा कोई? 3 to 8 की रेंज है और मीन पॉइंट है 5। कौन सा इंडिकेटर सजेस्टेड है? मिथाइल ऑरेंज, यू आर राइट। क्यों? क्योंकि कलर चेंज की जो इसकी रेंज आ रही 3 to 5 की, तो इसीलिए मैं यहां पे लिख देता हूं सजेस्टेड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब आइए अगले वाले पे। 5 to 11 की रेंज है, मीन 8। फाइव टू 11 की रेंज है और मीन 8। कौन सा इंडिकेटर सजेस्टेड है?
Yes, you are right. It's phenolphthalein. जी बेटा, अब बताओ इस केस में कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो मैं आपको। टाइट्रेशन कर्व हमने आज शुरू की, ये मैंने आपको बताया। टाइट्रेशन कर्व्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, ये अगले साल से A2 नहीं पड़ेगी टाइट्रेशन कर्व्स। दिस इज द लास्ट ईयर जो उनके कोर्स में टाइट्रेशन कर्व्स हैं। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जो अपडेट दी उन्होंने सिलेबस की 2022 से 25 तक, वो टाइट्रेशन कर्व्स A2 में नहीं है। दे आर मूव्ड डाउन टू AS। ये AS में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है इस दफा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा चांसेस दफा इसका क्वेश्चन आने के लिए। बिल्कुल हो सकता है आ जाए, क्यों? क्योंकि टाइट्रेशन कर्व उन्होंने अब A2 से हटा के AS में डालने, तो हो सकता है लास्ट ईयर है, हो सकता है उसका क्वेश्चन डाल दें। और पिछले 1-2 सालों में इसका क्वेश्चन रिसेंट में आया नहीं है, तो होपफुली। यार आप आसान को म्यूट कर दिया करें, बहुत बोलता है। ठीक है बेटा, हसान तुम्हारे बारे में भी तो ये कह रहा था, उसका क्या करें? अच्छा मैंने इसको कम बोला। इसको निकाल दिया करे। अच्छा देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला रहा हूँ, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो आपके पास टाइट्रेशन कर्व है उसका शुरू यहाँ से हुआ है। फर्स्ट टाइट्रेशन कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली का ये रहा। दूसरा टाइट्रेशन कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली का ये रहा। और तीसरा टाइट्रेशन कर्व फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली ये रहा। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ ये रही। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज इक्वल्स टू pK इज इक्वल्स टू pH। ये आपका एनालिटिकल पॉइंट है जो कि हमारा इस्तेमाल होगा आगे। ये टॉपिक यहाँ पहुंच के हमारे पास हो जाता है खत्म। अब इसके मुझे आपको कुछ क्वेश्चन कराने हैं जो कि ऑब्वियसली पास पेपर्स से हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मेरी प्लानिंग पे है कि वो मैं आपको कराऊं, और फिर उसके बाद वो वर्कशीट्स में आपको ग्रुप में शेयर कर दूं। ठीक है, बट एज प्रॉमिस्ड मैं टाइट्रेशन कर्व तक पढ़ाऊंगा, वो मैंने पढ़ा दिया है। यमुना बेटा अटेंडेंस आज की ले लेना और मुझे बता देना। अगर यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, और एल्स मैं इसको खत्म करता हूँ। हाँ जी, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह विल रिज्यूम। मैं पास पेपर के अब क्वेश्चन कराऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में, तो कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट कोई ना हो, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन पेपर में 18-19 नंबर तक आए हुए हैं। तो सोचो 100 नंबर का पेपर है और 18 नंबर 19 नंबर का टोटल मिला के इस टॉपिक का सवाल जो अभी तक पढ़ा है तुमने, बस ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी तक जितना पढ़ा उससे मिला के 18-19 नंबर का सवाल तक आया है। और उसको करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, और वो स्टेप के थ्रू ही करेंगे तो वो क्वेश्चन होंगे, वरना वो क्वेश्चन आपको बहुत तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व दोस 2 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कराने,
बाकी वर्कशीट फिर मैं आपको दे दूंगा, वो वर्कशीट आप खुद कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।